नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी प्रोजेक्ट 75I की तरफ से है। अब इस टेंडर में जब से जर्मनी की एंट्री हुआ है तब से इसमें इंडियन नेवी भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि इनिशियली इंडियन नेवी की तरफ से जर्मनी की सबमरीन को अपनी नेवी में शामिल करने का इरादा बनाया गया था। तो इसी वजह से अब इस टेंडर को जल्दी ही फाइल करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब इस टेंडर में जर्मनी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तब इसमें साउथ कोरिया पार्टिसिपेट कर रहा था, और अभी जब जर्मनी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है तब साउथ कोरिया इससे बाहर जा रहा है। तो फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले जो दो मेजर सबमरीन के डिज़ाइन थे उसमें से अभी एक इस टेंडर से बाहर हो चुका है। अब अगर जर्मनी की सबमरीन की बात करें तो जर्मनी की TKMS की तरफ से अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि हर मामले में इंडियन नेवी की कंडीशन को रिक्वायरमेंट को पूरा तो कर सकता है, फिर भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि नेवी इस बार जिन सबमरीन को प्रोजेक्ट 75I के अंदर खरीदना चाहती है उसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को फायर कर पाएंगे। और इसके लिए हमारी सबमरीन की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको 3000 टन के आसपास इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और VSL सिस्टम को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको लेके अभी जर्मनी की तरफ से भी सहमति जताया गया और बताया जा रहा है कि वो अभी भारत की हर एक डिमांड को देखते हुए अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन की फुली कस्टमाइज्ड वेरिएंट को इंडियन नेवी को ऑफर करने वाले हैं, जिसमें इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाएगा। यानी कि जो बेसिक हल डिज़ाइन होगा वो तो टाइप 214 क्लास की सबमरीन के साथ सिमिलर रहेगा, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है और बाकी सब सिस्टम को भी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें बाय डिफॉल्ट जर्मनी की तरफ से अपनी सबसे बेहतरीन AIP सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, टॉर्पेडो काउंटरमेजर सिस्टम और लो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेटेड फ्लैंक्ड एरे सोनार को ऑफर किया जाएगा, जिसमें नेवी चाहे तो अपने हिसाब से आगे चल के कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर को लेकर, जिसमें अभी रफाल M को सिलेक्ट किया गया। पहले बताया गया था कि इस डील को 2024 के इलेक्शन के बाद फाइनल किया जाएगा, लेकिन अभी से ही एक्विजिशन प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है। इसको लेके अभी जल्दी एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भेजने की बात सामने आई है, जिसमें भारत की तरफ से फ्रांस को इसको दिया जाएगा, और इसमें ऑफिशियली रफाल M को खरीदने के लिए भारत की तरफ से डसॉल्ट डिवीजन को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद इस डील को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर ही फाइनल करने की बात सामने आई, और इसके लिए जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को अभी भेजा जा रहा है इसको क्लियर होने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। और इस प्रोसेस में रफाल M को जल्दी कैरियर से ऑपरेट करने के लिए फ्रांस की तरफ से इंडियन नेवी के पायलट्स को उनकी एग्जिस्टिंग रफाल M में ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि रफाल M जो है वो एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है और इसका कोई भी ट्रेनर वेरिएंट मौजूद नहीं। तो टेक्निकली ट्रेनिंग के लिए खुद फ्रांस भी रफाल की B और C वेरिएंट का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इंडियन नेवी के पायलट्स चाहे तो इंडियन एयरफोर्स की रफाल में भी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी डिप्लॉयमेंट को तेज करने के लिए डील साइन होने के बाद इंडियन नेवी के पायलट्स को फ्रेंच नेवी के रफाल में ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जिससे होगा ये कि जैसे हमको रफाल M को डिलीवर किया जाएगा तो हमको ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम तुरंत इनको ऑपरेशनल कर पाएंगे, और बाद में ट्रेनिंग के लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस डील के अंदर हम अभी 22 रफाल M को खरीदने वाला और बाकी 4 से 5 जिसकी ट्रेनर वेरिएंट्स को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि बेसिकली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इनको एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले शोर बेस्ड फैसिलिटी में रखा जाएगा। इस डील की कीमत करीब 45,000 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें रफाल के साथ साथ इसकी कंप्लीट वेपन पैकेज, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कॉस्ट भी शामिल होने वाली है, और हो सकता है आगे चल के इस डील को लेके भी कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकता है। अगला अपडेट तेजस MK1A की तरफ से है। अभी तक आप सबको ये बात तो पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 अलग अलग बैच में 40 और 83 तेजस के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, और टेक्निकली इन सभी को 2030 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाता, यानी कि 2030 तक तेजस की प्रोडक्शन लाइन ऑलमोस्ट बंद हो चुका होता, और अगर कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता तो वो अलग बात हो सकती थी। लेकिन अभी जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 100 तेजस MK1A को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, तो इनकी डिलीवरी अभी 2030 के बाद भी जारी रहने की उम्मीद किया जा रहा है, और हो सकता है इनको 2035 के आसपास भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्योंकि
वर्तमान HAL साल भर में 16 तेजस को बना सकता है और आगे चल के 2024 से 25 के बीच इसको 24 तक बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है और इस रेट में 100 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में मिनिमम 4 साल का टाइम लग सकता है और डील भी साइन होने के मिनिमम 2 से 3 साल बाद जाके इनकी डिलीवरी शुरू हो सकता है और अभी जब तक 83 तेजस को डिलीवर नहीं किया था तब तक इनकी डिलीवरी शुरू नहीं हो सकता, तो इसमें अभी काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। इस बीच ये पता चलता है कि अभी फ्यूचर में जिन तेजस MK1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाने वाला है, यानी कि जो एडिशनल 100 तेजस को आगे चल के खरीदने का प्लान किया जा रहा है, तो उन सभी में हर 40 यूनिट को डिलीवर करने के बाद यानी कि डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद रेगुलर अपग्रेड को करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है और ये सजेशन अभी तेजस की फॉर्मर टेस्ट पायलट की तरफ से दिया जा रहा है और उनका ये कहना है कि आगे चल के तेजस हमारी पूरी MiG-21 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने वाला है और अभी 183 तेजस को हम लोग अपनी सर्विस में इंडक्ट करने वाले हैं। तो इस वजह से हर 40 यूनिट को डिलीवर करने के बाद जो नए यूनिट्स को इंडियन एयरफोर्स को फेज वाइज मैनर में डिलीवर किया जाएगा तो वक्त के हिसाब से उनमें अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है और अगर पहले से इनको अपग्रेड करके डिलीवर किया जाएगा तो बाद में हमको ज़्यादा झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से F-16 को ब्लॉक मेथड में अपग्रेड करके ऑफर किया आता था वैसा ही सजेशन यहाँ पे तेजस MK1A के साथ भी करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। इससे होगा ये कि हमें बाद में जब पुराने तेजस MK1A को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इनिशियली जिन तेजस MK1A को डिलीवर किया गया होगा तो बाद में जब 10 साल के बाद इनको अपग्रेड करना होगा तो हमें बस उन्हीं तेजस को ही अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी जिनको सबसे पहले हमको डिलीवर किया गया होगा, क्योंकि उसके बाद जो तेजस MK1A डिलीवर किए गए होंगे उनको पहले से अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया होगा, जिससे पोस्ट अपग्रेडेशन का कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है और तेजस MK1A को भी बेहतर बनाया जा सकता है जो कि अपने वक्त के हिसाब से हमेशा अपडेट रह सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।